हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर पेपर में फूड लॉ टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उससे आपको ये पता चलता है कि ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम सिलेबस में रीड करते हैं चीज़ों को, बट हमें सिलेबस में बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं और हम टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनसे हमें ये आइडिया लगता है कि हाँ, ये टॉपिक्स भी हमें देखने हैं। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहिए आपको, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे फूड लॉ हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे फूड केमिस्ट्री, चाहे फूड प्रिजर्वेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर फूड लॉ की ये हमारी सेकंड क्लास है। यहाँ पर हम कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टोटली एफएसएसएआई के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो असम गवर्नमेंट ने अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम निकाला हुआ है उसका एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, तो अभी इसकी क्लासेस वगैरह रनिंग में है। क्योंकि आपको 4 to 5 मंथ अच्छे से अगर आप सिलेबस को कवर कर रहे हो तो इतना टाइम चाहिए होता है। तो इनकी क्लासेस अभी रनिंग में है, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेम आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेक्निकल ऑफिसर या फिर एफएसएसएआई में किसी भी पोस्ट की, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स के साथ जा सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो हमने कुछ बुक्स वगैरह अदर वीडियोस में बताई हैं, तो उनको आप लेकर के पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, मॉक टेस्ट और लाइव सेशंस आपको एक जगह मिल पाए डाउट सॉल्विंग के लिए, तो आप इस हमारे सो एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर के इनके बारे में और डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से हम समझेंगे और वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फूड लॉ का ये है। इसके पहले हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हो। यहां पर बोला गया है कि हु कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड द मेजर्स दे टेक। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि बोल रहा है कि ऑल इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं कौन करता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर करता है अपने पर्टिकुलर एरिया में। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी इंस्पेक्शंस करता है किसी भी पर्टिकुलर फूड प्रेमाइसेस के, तो उससे रिलेटेड जो भी वहां का ट्रैक होता है उसको कौन रखता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर खुद से रखता है, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को उस पर्टिकुलर एरिया का जो रिकॉर्ड्स है वो रखना होता है जो इंस्पेक्शंस हुए हैं, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को रखना होता है, या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर, अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो हमें इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेन फूड लॉ है, फूड एक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं। तो यहां पर जब हम किसको पढ़ते हैं? जब हम चैप्टर नंबर 7 को रीड करते हैं, तो पूरे के पूरे फूड लॉ को हम डिवाइड करते हैं कितने चैप्टर्स में? 12 चैप्टर में। 12 चैप्टर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो 101 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें? सेक्शन नंबर 36 में। तो सेक्शन नंबर 36 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्लियरली मेंशन मिलता है इस बारे में कि वहां पर बताया गया है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो भी ट्रैक्स होते हैं, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो भी इंस्पेक्शंस किए हैं उनका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा रखा जाएगा। उसका ये फंक्शन है और ये फूड लॉ ने उसको असाइन किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि द ट्रेनिंग करिकुलम ऑफ एफएसओ इज डेज लॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली ये पूछा जाता है कि एफएसओ जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर सिलेक्शन उसका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग करिकुलम होता है, वो कितने डेज का होता है इस बारे में आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 45 डेज का होता है, या फिर 40 डेज का होता है, या फिर 35 डेज का होता है, या फिर 30 डेज का होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि जो
इसको लेकर के FSSAI जब भी चाहे तो इसको चेंज कर सकता है, बट अभी बहुत टाइम से जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर करोगे तो देखो 45 नहीं होगा, 40 डेज हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 40 डेज का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर सिलेक्शन फूड अथॉरिटी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्टेड हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर सेलेक्ट हुए हो, दोनों ही जगह पर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो जो ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है, कैसी ट्रेनिंग देनी है, वो फूड अथॉरिटी डिसाइड करता है, यानी कि FSSAI डिसाइड करता है। तो ये जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है, कैसे क्या कितने डेज का होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? FSSAI डिसाइड करता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो ट्रेनिंग को लेकर के जो करिकुलम होता है वो कितने डेज का होता है? 40 डेज का होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको और समझनी पड़ेगी। उन चीज़ को क्या समझना है आपको, इसको और थोड़ा डिटेल में समझो। जब भी आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को पढ़ते हो तो आपके सामने एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रूल्स, ठीक है। रूल्स हमें कहाँ से निकल करके आता है? सेक्शन नंबर 91 से रूल निकल करके आता है। कहाँ के सेक्शन से? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां के सेक्शन नंबर 91 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हैं। तो रूल्स जब बनाए गए तो रूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी मेंशन किया कि जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको ट्रेनिंग करनी होगी। तो जब हम रूल्स की बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल जिसको बोलते हैं FSSR 2011, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011। अब उसका जब हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 2.1.2 एंड क्लॉज नंबर 2.1.3, इन दोनों ही क्लॉज में, पहले वाले में 2.1.2 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बोला गया है, 2.1.3 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बोला गया है कि इनको यहाँ पर ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होगा, कि इनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो भी ट्रेनिंग फूड अथॉरिटी जो भी प्रेस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग। अब जब बात आती है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पर आगे उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पर इस ट्रेनिंग को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, फिर हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, देन हम बोलते हैं स्पेशल नीड बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग है। देन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, देन इसके बाद में स्पेशल नीड बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब जिस टाइप का आपका जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग जो स्पेशल टाइप ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करने होंगे उसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल नीड बेस्ड ट्रेनिंग देना। तो ये 3 होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। देन फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेनिंग होता है FSO का, उसमें जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? तो इंडक्शन ट्रेनिंग को जब हम देखते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग एट प्रेजेंट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर। अगर हम इसमें FSO के बारे में बात करें, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को, तो ये जो हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग है इसको फर्दर हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज होता है यहाँ पर फाउंडेशन फेज, ठीक है। पहला फेज क्या है? पहला फेज है फाउंडेशन फेज। इसमें आपको कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। अब ये जो पूरा ट्रेनिंग करिकुलम है कितने डेज का है? 40 डेज का है। कितने डेज का है? 40 डेज का है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पर पहला जो है वो फाउंडेशन फेज है, इसमें मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन होगा, 5 डेज का होगा। इस फेज में पर्टिकुलरली आपको ये बताया जाएगा, एज अ ऑफिसर आप अपॉइंट हुए हो, फूड सेफ्टी का इकोसिस्टम क्या है, फूड सेफ्टी को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव है ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे क्या है, फूड सेफ्टी को लेकर के क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है, और सारी चीजों को लेकर के मतलब कैसे आपको फूड सेफ्टी का इकोसिस्टम पूरा मेंटेन करना है, इस बारे में आपको एक आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। देन फर्दर आता है हमारा लर्निंग फेज। फिर आता है लर्निंग फेज जो कि एक क्लासरूम ट्रेनिंग है, और ये हमारा 12 डेज का है। इसमें आप एक्सपर्ट के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, और यहां पर आप क्या सीखोगे? यहां पर वो आपको बताएंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे FSOs काम करते हैं, ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सारी बात आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये सब आपको देखने को मिलेगा लर्निंग फेज में। और यहीं पर आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे आप इंस्पेक्शन करोगे, जो भी आप इंस्पेक्शन करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कहाँ आप समझोगे? लर्निंग फेज में समझोगे। देन फर्दर आता है हमारा एप्लीकेशन फेज।
एप्लीकेशन फेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि ये एक तरीके का ऑन जॉब ट्रेनिंग है जो कि हमारा 23 डेज का होगा, और इसमें हम कह सकते हैं कि एक फील्ड लेवल का एक्सपीरियंस आप लोगे, फील्ड में कैसे काम करना है उन चीजों को आप एक्चुअल में यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। देन आपने यहाँ पर समझा फाउंडेशन फेज क्या है, लर्निंग फेज क्या है एंड एप्लीकेशन फेज क्या है। तो इसके बारे में आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से कर पाओ, अगर इसके अंदर जाकर के वो पूछते हैं कि एप्लीकेशन फेज, लर्निंग फेज ये सब क्या होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3। पूछ रहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज मेड इन। देखो पीएफए हमेशा फेवरेट रहता है, पीएफए जो है इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, पीएफए हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पूछ रहा है कि वाज मेड इन, कब ये बना था। ऑप्शंस हैं 1955 में, या फिर 1973 में, या फिर 1967 में एंड 1954 में, ठीक है। तो बेसिक सा इसका आंसर है कि 1954 में पीएफए बन के तैयार हुआ था। देन अगर सेम क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि ये कब इफेक्टिव हुआ था, कब फोर्स में आया था, देन इसका आंसर जो है वो 1955 होता, ठीक है। तो याद रहे जितने भी एक्ट थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के आने से पहले, जो भी हमारे 7 फूड ऑर्डर्स थे या फिर लॉ थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था पीएफए। तो पीएफए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पीएफए में जो पहले ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे वो फूड इंस्पेक्टर होते थे, आज के टाइम पे उन्हीं को फूड सेफ्टी ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने लायक नहीं था। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 नोटिफाइज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली अगर देखोगे इसको तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 2.1.3, 1.1.9, 2.1.9, इसके अलावा 1.1.6। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सिलेबस को रीड करते हो और सिलेबस की सारी चीजें पढ़ते हो, अगर आप टॉपिक्स को देखते भी हो, तो भी ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। कैसे इजी था, ये क्वेश्चन आया है हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन से, और रेगुलेशन में भी एकदम मतलब जो ब्रीफ आइडिया अगर आपने लिया है उस पर्टिकुलर रेगुलेशन का, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 2.1.9। अब ये क्वेश्चन कैसे इजी है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन का नाम नहीं मेंशन किया है, डायरेक्टली बोला है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। इसमें तो बहुत सारे रेगुलेशन है। तो ये जो आया है क्वेश्चन ये हमारा आता है कहाँ से, फूड स्टैंडर्ड्स वाले से, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड्स के नाम से हमारा एक रेगुलेशन है, फूड स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स के नाम से, ठीक है। फूड एडिटिव्स के नाम से, इस नाम से हमारा 2011 का एक रेगुलेशन है। ये क्वेश्चन वहां से है, थोड़ा सा और समझो इसको, ठीक है। जब भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं, कभी भी आपने क्लास अटेंड करी होगी फूड लॉ की हमारी, तो वहां पर हम क्लियरली सबसे पहले उस फूड लॉ को कैटेगराइज करके ये समझते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सबसे पहली क्लास में, बेसिक क्लास में हमेशा यही समझते हैं, और वो बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन जो हमारा था, इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो ये हमारा क्वेश्चन आया था फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड द फूड एडिटिव। जो फूड स्टैंडर्ड्स और एडिटिव को लेकर के जो रेगुलेशन है वहां से ये क्वेश्चन आया। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो इस पूरे के पूरे रेगुलेशन में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जनरल के बारे में है, सभी में होता है जनरल, ठीक है, सारे रेगुलेशंस में। फिर बात आती है फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 है सब्सटेंस एडेड टू द फूड, ठीक है, ये था। अब यहां से देखो क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया वो हमारा पूछा जाता है कहां से, अगर हम यहां पर देखें फर्दर जो इसको डिवाइड किया गया, इस चीज को समझना, यहां पर चैप्टर और उसके साथ में यहां पर उसके सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 को अगर हम और अच्छे से अंदर जाकर के देखेंगे तो उसके अंदर के हमें ये कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये उसका इंडेक्स है, हम ये कह सकते हैं। अब यहां पर देखो जैसे बोला गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉगस, चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 1 है।
ये जो 2.1.1 देखते हो आप, 9 देखते हो, चैप्टर नंबर 2 का, सेक्शन नंबर 1 का, सब सेक्शन नंबर 9, ऐसे करके आप इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पर देखो पूरे के पूरे जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में जो भी सेक्शंस हैं, उन सभी सेक्शंस में सबसे पहला वाला सेक्शन केवल ऐसा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है यानी कि इन्फेंट न्यूट्रिशन हमारा इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आएगा 2.1। ठीक है, अब पीछे जाते क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे सामने 2.1, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिलते हैं कई सारे ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन चीजों को देखोगे तो इनको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 1.1 वाले में तो है ही नहीं। 1 का मतलब यहाँ पर 1 चैप्टर है और पहला चैप्टर में जनरल है। चैप्टर हमारा 2 वाला देखना है और 2 वाले में भी हमारा कौन सा है, जब इसके अंदर आप देखोगे इन्फेंट वाला, तो ये हमें यहाँ पर, तो करीब करीब आप आसपास पहुंच जाओगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। तो हमेशा पूरे के पूरे जो रेगुलेशन है उसमें एटलीस्ट इतना तो देख लो कि क्या क्या है, उसके अंदर नहीं भी देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव 2011। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, देन हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, एज पर रेगुलेशन, ये भी रेगुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, द लिमिट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ एनिमल ओरिजिन इन पल्सेस शैल नॉट एक्सीड। ठीक है, तो डायरेक्टली लिमिट से क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है और थोड़ा सा टफ भी है, अगर आपने डेटा नहीं याद किया है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं 0.50%, ठीक है, 1%, या फिर 0.25%, या फिर 0.1%। ठीक है, पहली बात तो जो इम्प्यूरिटीज ऑफ एनिमल ओरिजिन की बात हो रही है, ये एक्स्ट्रानियस मैटर में आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है कहां से निकल करके आता है, ये भी जो पिछला वाला रेगुलेशन था फूड स्टैंडर्ड्स और फूड एडिटिव को लेकर के, वहीं से निकल करके आता है। पल्सेस की बात करते हैं, जो एक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सीरियल्स और सीरियल्स के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वहां से ये पर्टिकुलरली निकल करके आता है। अब वहां पर डायरेक्टली इस लिमिट को बताया गया है कि 0.1% जो है वो होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर के अगर आप देखोगे तो सेम इसी में अगर आप इसका थोड़ा सा देखोगे इन चीज़ों को, तो ये जो हमारा आता है सीरियल्स एंड सीरियल जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पर्टिकुलरली पल्सेस के बारे में बताया गया, वहाँ पे ये लिमिट्स वगैरह बताई गई हैं कितना क्या होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में मिलेंगे। तो इस रेगुलेशन को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि द डेट आफ्टर विच अ फूड प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइजेबल टू बी मार्केटेड एज इट्स क्वालिटी may have diminished but have still be safe to consume is its। ऑप्शंस है हमारे सामने, रिकमेंडेड लास्ट कंजम्पशन डेट, ठीक है, देन ऑप्शंस है हमारे पास में एक्सपायरी डेट, उसके बाद में ऑप्शंस है यूज बाय डेट एंड बेस्ट बिफोर डेट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं रेगुलेशन से है। जब रेगुलेशंस को हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर लेबलिंग वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म आपने कभी भी लेबलिंग में देखा ही नहीं होगा कि रिकमेंडेड लास्ट डेट कंजम्पशन डेट। अगर आपने कभी भी पैकेज जो होता है फूड का उसका लेबलिंग पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये टर्म नहीं दिखेगा। एक्सपायरी डेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यूज बाय डेट मतलब दोनों का वही है। एक्सपायरी डेट है कि मतलब आप उस डेट के बाद यूज करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। सेम वही है, यूज बाय डेट आप इस डेट तक यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। बेस्ट बिफोर डेट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इस चीज को समझो कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अगर ये बेस्ट बिफोर डेट लिखा है, अगर उसके बाद भी कोई कंज्यूम करता है तो वो उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा। हालांकि जो पर्टिकुलर फूड का टेक्सचर होगा, ठीक है, जो उसका नेचर होगा, टेक्सचर होगा, और जो उसका फ्लेवर होगा, ठीक है, ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी होगी, जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी, वो उस कैंडिडेट को नहीं मिल पाएगी अगर वो उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, हालांकि अगर वो उसको कंज्यूम करेगा तो ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो उसको नहीं मिलेगी, बट वो उसको कंज्यूम कर सकता है और वो सेफ है, अनसेफ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बेस्ट बिफोर डेट जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। देन फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता क्वेश्चन नंबर 7।
ये बोल रहा है कि एज पर रेगुलेशन, ये भी डायरेक्टली रेगुलेशन से क्वेश्चन है। इससे हमें क्या पता चलता है, एक्ट को सबसे पहले पढ़ो बहुत अच्छे से, रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, देन रेगुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ो। विदाउट इसके एफएसओ एग्जाम में आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो। रैंक क्या, 1-2 मार्क्स में तो सिलेक्शन रुक जाता है, रैंक को तो छोड़ दो, ठीक है। एज पर रेगुलेशन द यूज ऑफ परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर। हालांकि कुछ क्वेश्चन रेगुलेशंस में अभी ऐसे होंगे कि आप कितना भी पढ़ लो फिर भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बट फिर भी अपनी कोशिश तो पूरी करनी है आपको ना। जैसे ये क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर इन द कैंड चेरीज इज। अब ये क्वेश्चन क्लास में पढ़ लिया, कभी बुक्स में मिल गया, वरना ऐसे जनरली कौन इतना ज्यादा याद रखता है कि पर्टिकुलर लिमिट क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि परमिटेड है या नहीं है, नॉट परमिटेड है, परमिटेड है बट शुड नॉट एक्सीड 100 ppm, या फिर परमिटेड है बट शुड नॉट एक्सीड 50 ppm, और यहाँ पर परमिटेड बट शुड नॉट एक्सीड 200 ppm, ठीक है। तो इसको क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि आपने रेगुलेशंस को पढ़ा है, आपको याद है, तब तो ठीक है। बट हालांकि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि एटलीस्ट लिमिट कितने आसपास थी, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा परमिटेड बट शुड नॉट एक्सीड 200 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सब इसका यहाँ पर परमिटेड तो है, और ये जो दो लिमिट्स हैं ये भी गलत है। करेक्ट लिमिट जो होगी हमारी वो परमिटेड है, बट इसका जो लिमिट है वो 200 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द एक्शन टू रिमूव फूड फ्रॉम द मार्केट, फूड फ्रॉम द मार्केट एट एनी स्टेज ऑफ द फूड चेन इंक्लूडिंग दैट पॉजेस्ड बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एक्शन ऑफ, एक एक्शन होता है जिसको हम फूड लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है कि मार्केट से फूड को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, विड्रॉ करना होता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो फूड चेन में, चाहे वो यहाँ पर कंज्यूमर के पास हो, मार्केट में किसी भी स्टेज पे हो, उसको वहां से रिमूव करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फूड रिकवरी बोलते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल फूड हैंडलिंग बोलते हैं, या फिर हम फूड रिकॉल बोलते हैं, या फिर फूड ट्रेजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फूड रिकॉल। फूड रिकॉल एक प्रॉपर एक प्रोसेस है। जब भी हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी, एफएसएसए 2006 में टोटल 101 सेक्शन है, उसमें का सेक्शन नंबर 28 जो है वो फूड रिकॉल के बारे में बताता है। तो फूड रिकॉल एक ऐसा प्रोसेस है, जब भी किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि जो भी फूड है उसमें प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किए गए हैं, जो फूड को लेकर के जो पैरामीटर डिसाइड किए गए थे उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि अब उसका कंजम्पशन अनसेफ होगा कंज्यूमर के लिए, तो उस केस में वो एक प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसको हम फूड रिकॉल बोलते हैं। और फूड रिकॉल में क्या होता है, सारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, साथ में मिल करके ये लोग फूड रिकॉल का प्रोसेस करते हैं, और मार्केट में जहां भी वो फूड होता है उसको वहां से विड्रॉ कर लिया जाता है, विड्रॉ फूड फ्रॉम द मार्केट। और उसके बाद में इस प्रॉपर प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट किया जाता है। इसको लेकर के मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2015 की, ठीक है, 2015, ठीक है, 2015 में मैगी को लेकर के ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैगी को लेकर के ऐसा हमें देखने को मिलता है 2015 में क्या होता है, एक टाइम अगर आप न्यूज़ देखोगे 2015 का तो आपको लगेगा कि उस टाइम पे मैगी को बैन कर दिया गया था। तो पाया क्या जाता है कि मैगी के केस में ये देखने को मिलता है कि इनको लेकर के 3 पॉइंट्स बताए जाते हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि जो इसमें लेड होता है उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने यूज़ किया है। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली जाती है कि जो भी आप यहाँ पर लेबलिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग लेबलिंग जो आप कर रहे हो, पैकेजिंग एंड जो लेबलिंग आप कर रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो बोलते हैं कि टेस्ट मेकर वगैरह, मैगी का जो नूडल्स और साथ में जो टेस्ट मेकर है उसको लेकर के यहाँ पर इशू होता है। तो बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि लेड को अगर हम देखें तो लेड का जो अमाउंट है वो 2.5 ppm तक क्या है, परमिजिबल है, इतना अमाउंट हो सकता है। बट यूपी से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद में अगर कोलकाता में एक लैब है जिसको हम क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे नेशनल फूड लेबोरेटरी बोलते हैं, पहले सेंट्रल फूड लेबोरेटरी बोलते हैं,
वो जब इसकी टेस्टिंग करती है तो वहां पे पाया जाता है 17.5 ppm। ठीक है, कितना गुना ज्यादा हमें यहाँ पर लेड का अमाउंट देखने को मिलता है, और लेड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें होती है, नेस्ले इसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में क्या होती है चीजें, फूड रिकॉल का प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है और उसको मार्केट से विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये था फूड रिकॉल। तो फूड रिकॉल किस पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन किया गया, सेक्शन नंबर 28 ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो फूड लॉ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। विदाउट फूड लॉ आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 9। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि डायरेक्टली हमसे जो पूछा जा रहा है, आपने सुना होगा एपेडा के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शंस हैं दिसंबर 1985, दिसंबर 1980, फरवरी 1986, जनवरी 1980। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा फरवरी 1986। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एपेडा है उसको लेकर के एक्ट कब आया था, तो वो आया था दिसंबर 1985 में। ठीक है, तो इसका आंसर 1985 में एक्ट आया था, और उसके बाद में ये जो एपेडा है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में। जब भी ये बॉडीज बनती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, तो सबसे पहले किसी पर्टिकुलर एक्ट को बनाया जाता है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन किया जाता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन का यूज करके ये सब बॉडीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, तभी हम इनको स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। तो एफएसएसएआई को भी सेम इसी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 वाला, इसके पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 4 का यूज करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि एफएसएसएआई को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये भी 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर है आई थिंक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इन केस द सीज्ड आर्टिकल, क्वेश्चन को समझना, सीज्ड आर्टिकल इज पेरिशेबल एंड इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसने किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को सीज कर दिया है, वहां पर जाकर के सीज करने के बाद ये पाया जाता है कि वो जो आइटम है वो पेरिशेबल है और वो अनफिट है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, उस केस में फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा। ऑप्शन है हमारे सामने, सेंड द सैंपल फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए सैंपल को सेंड करेगा। आफ्टर गिविंग नोटिस इन अ राइटिंग टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, यानी कि एफबीओ, डिस्ट्रॉय द सेम। ऑप्शन थर्ड है, डिस्ट्रॉय द सेम विदाउट नोटिफाइंग द फूड बिजनेस ऑपरेटर, रिटर्न द सेम टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर आफ्टर नोटिफाइंग हिम इन राइटिंग। तो इसका देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली बात तो जो सीज्ड आइटम था वो पेरिशेबल है, वो खराब तो हो ही जाएगा। दूसरी बात है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, तो उस केस में पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले तो वो नोटिस देगा रिटर्न में फूड बिजनेस ऑपरेटर को, उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको, और इसको भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये भी आपको क्लियर है। और ये सब हमें कहाँ मिलता है, ये सब जब आप देखोगे तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, एफएसएसए पढ़ोगे, ठीक है, 2006 पढ़ोगे। उसका जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 के बाद में सेक्शन नंबर 38 पढ़ोगे, जहां पर आप एफएसओ की पावर्स के एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, वहां पर आपको क्लियरली इस बारे में मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। अब ये जो ऑर्डर है, ये उन 7 ऑर्डर्स में से एक है जो रिपील्ड किए गए थे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आने से पहले। अब ये पूछ रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियरली जब हम इनको देखते हैं तो हमें इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्डर्स रिपील्ड कर दिए गए थे उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन केस ऑफ एफएसएसएआई एग्जाम। ठीक है, भले ही वो रिपील्ड कर दिए गए हैं, बट उनका नॉलेज, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है, तो उनका नॉलेज हमें होना चाहिए। और काफ़ी पहले वो रिपील्ड कर दिए गए थे, बट अभी भी उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपने फूड लॉ के सिलेबस से। हालांकि इनके बारे में कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चंस को देखते हुए हमें इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं कि इंश्योर दैट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल
डू नॉट रीच द कंज्यूमर्स बिफोर दे आर रिफाइंड, ठीक है। इंश्योर ईजिंग इन वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद में इंश्योर टू कंफर्म टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्वालिटी एडिबल ऑयल। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, कि इस बात को इंश्योर करना जो भी ऑयल है वो पूरी तरीके से सेफ और क्वालिटी एडिबल ऑयल है, ठीक है। इस बात को इंश्योर करना ही जो हमारा 1998 वाला जो ऑर्डर था, जो कि था एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। देन फर्दर अगर हम मूव करते हैं को आगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम देख लें यार, यहाँ पे देख लो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव को लेकर के थोड़ा और बताया गया है यहाँ पर, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्वालिटी एडिबल ऑयल मींस द वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स, बट यहाँ पर लिखा गया है बट डज नॉट इंक्लूड एनी मार्जरीन, वनस्पति और बेकरी शॉर्टनिंग, क्योंकि इसको लेकर के एक डिफरेंट रेगुलेशन है। एंड फैट जो ऑयल वाला रेगुलेशन है वो हो जाएगा यहाँ पर स्प्रेड एज स्पेसिफाइड इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एंड रूल्स मेड देयर अंडर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, तो एडिबल ऑयल को लेकर के यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स बनाए जाते हैं मेन यही होता है सबसे पहला, कि जो सेफ क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक जा सके। हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट भी यही बोलता है कि जो भी फूड है वो सेफ और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और इसी को लेकर के एफएसएसएआई भी आज के टाइम पे काम कर रहा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का। BIS सर्टिफिकेशन फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इज, तो BIS सर्टिफिकेशन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है, वो बाइंडिंग रेगुलेशन है, या फिर ऑब्लिगेटरी है, या फिर वॉलंटरी है, या फिर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, बट इसको लेकर के अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, ठीक है। इस बात को समझना। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2021 के पहले अगर जाते हैं तो ये हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता था पहले। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। FSSAI मेड इट मैंडेटरी, तो इसको मैंडेटरी किसने किया, FSSAI ने। FSSAI के पास में आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम फूड पैकेजिंग का बिजनेस करेंगे, तो FSSAI आपसे बोलेगा कि आपके पास में BIS का सर्टिफिकेशन है, तो सबसे पहले आपको BIS का सर्टिफिकेशन लेकर के उसको शो करना होगा, देन वो आपको यहाँ पर इसके लिए अलाउ करेंगे फूड बिजनेस के लिए। तो FSSAI मेड इट मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर टू टेक BIS सर्टिफिकेशन, उनको लेना होगा। अगर बड़ा स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो उनको लाइसेंस लेना होगा, छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो ये आपको पता है कि कब लाइसेंस लेना होता है, कब रजिस्ट्रेशन। 12 लाख से कम का बिजनेस है, छोटा टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन, बड़ा टर्नओवर है 12 लाख से ऊपर है तो आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया था कि जो 1 अप्रैल है 2021 से ये मैंडेटरी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और FSSAI सेड दैट द एज पर सेक्शन नंबर 31 ऑफ द FSSAI ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लेने के लिए इनको यहाँ पर BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 31 ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट किसके बारे में बताता है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन मिलता है FSSAI का। और FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अगर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर BIS सर्टिफिकेशन सबसे पहले लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए जो यहाँ पर है IS, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, IS 14543, ठीक है, और 2016, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अगर हम पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13428 एंड 2005, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली ईयर्स होते हैं ये जो यहाँ पर मेंशन किया जाता है, और मेन यहाँ पर ये जो है वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 13428 ये पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर है और ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, दोनों में डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यहाँ से कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप FSO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट आपको बहुत लाइटली नहीं लेना है, ठीक है।
प्रिपरेशन तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग अगर आप देखोगे कि केवल और केवल सिंगल एग्ज़ाम के लिए सारी की सारी टीम और इतनी सारी क्लासेस और फूड लॉ को इतना डिटेल में पढ़ाना, और पूरे इंडिया में स्व एजुकेशन केवल सिंगल एग्ज़ाम के लिए, आप सिंगल एग्ज़ाम देखने से लगता है काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन करी जा रही है, बट बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इसमें भी आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो ना, तो फूड लॉ में थोड़ा सा परेशानी आपको स्टार्टिंग में होगी, तो धीरे धीरे करके हमेशा फूड लॉ स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ में चलते रहते हैं, बट फूड लॉ में कुछ चीज़ें आपको एग्जैक्टली रिमेंबर करनी होती हैं, और उनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि थोड़ा स्टार्टिंग में आप देख लो, फिर कुछ टाइम बाद पढ़ लो, फिर कुछ टाइम बाद पढ़ लो, और जो अपने आपने नोट्स बना लिए उन्हीं को देखते जाओ। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका डेटा फिक्स होता है, ये बार बार चेंज नहीं होता है फूड लॉ का डेटा। थोड़े बहुत अपडेट्स आते हैं तो हम उनको चैनल पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे हम आपके लिए और ऐसे पेपर्स को देखें और उसमें से क्वेश्चंस को फिल्टर करके सब्जेक्ट वाइज आपके सामने ला सकें, ठीक है, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको दे सकें, जिससे आपका टाइम बचे और आप थोड़े टाइम में ही बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।